जिस तरह अंधेरे के आगे हमें उजाला नज़र आता है, उसी तरह संघर्ष के बाद हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता की आग को सिर्फ मेहनत का पसीना ही बुझा सकता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा आप याद रखना, वहाँ तूफान भी थम जाते हैं जहाँ मन में मेहनत करने की आग हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता प्रधान। आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बहुत ही बेहतर पर्सनालिटी से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने किसानों के हित के लिए काफ़ी सारे कार्य करे हैं। वे अभी मुख्य राज्य प्रबंधक राजस्थान क्रिप्को में डेजिग्नेटेड है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हवा सिंह रनवाजी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम धरती धुरारी में। आज सर हमसे जुड़कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और आपने डीडी राजस्थान के माध्यम से सभी दर्शकों से जो आज आमने सामने मुलाकात होगी तो बहुत ही अच्छा अवसर है जी, और बड़ी खुशी हुई इस बात की। जी सर, हमारा भी सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ में हैं और दर्शकों को जाहिर है बहुत सी बातें आपसे जानने को मिलेगी। सर, आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं और कड़ी मेहनत कर आज आप इस मुकाम पर हैं। किसान के घर में आप पैदा हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे सर, बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता? मेरा बचपन जो है, मेरा जन्म तो हरियाणा में मेरे ननिहाल में हुआ, एक चारवाड़ा गांव जो सिरसा तहसील में है जी। और मेरा गांव जो है रतनपुरा बादरा तहसील में हनुमानगढ़ ज़िले में है जी। तो मेरा बचपन जो है पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में व्यतीत हुआ और गांव से 3-4 किलोमीटर दूर जो है स्कूल में प्रथम क्लास से पढ़ने जाते थे। 5वीं क्लास तक एक नांगड़ गांव में मेरी शिक्षा हुई जी। और उसके बाद में वहाँ 5वीं क्लास तक स्कूल था, तो मिडिल क्लास तक जो है हमें और ज़्यादा दूर जो है एक बोजासर गांव था जी। वहाँ हमें पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। 4 किलोमीटर जाना और 4 आना पैदल जी, हाँ जी, जी। और वो भी कच्चा रास्ता था हाँ। तो हालांकि जीवन काफ़ी कठिन था, लेकिन जो एक तरह से हम जैसे अब इम्यूनिटी शब्द काम में लेते हैं या संघर्ष की बात करते हैं जी। तो बचपन से ये चीज़ें जो है विकसित हुई जी। जो पूरी जीवन में उसका हमें फ़ायदा मिला एक ग्रामीण परिवेश का जी। और जब शहर में आए तो शहर की जो जीवन जो है काफ़ी आसान लगा उससे, क्योंकि गांव का जीवन और शहर के जीवन में रात दिन का अंतर होता है जी। उसके बाद में आप ये देखिए कि 11वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में जो है हमें और दूर जाना पड़ा। हमें निनाण गांव में जो है हमने 11वीं क्लास की हायर सेकेंडरी की और उसके बाद जो है कृषि स्नातक के लिए बीएससी एग्रीकल्चर मैंने जो है वो स्वामी केशवानंद जी की तपोभूमि संगरिया जी, तपोभूमि, उनका जो है एक बहुत बड़ी संस्था थी उस समय, बहुत बड़ा नाम था उस समय। अब तो काफ़ी जो है स्कूल कॉलेज जो है सरकार ने खोल दिए जी। तो उस समय एग्रीकल्चर के जो है 3 जगह कॉलेज थे, एक जोबनेर था हमारे और उदयपुर और संगरिया जी। तो वहाँ से हमने बीएससी एग्रीकल्चर किया और उसके बाद हालांकि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता था जी। 1 साल मैंने जो है टीचिंग का किया। उसके बाद जो है मेरा क्रिप्को में जो है एज ए क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुआ और 10 अगस्त 1986 को मैंने क्रिप को ज्वाइन किया जी। जी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। काफ़ी संघर्ष भरा आपका जीवन निकला और हम जानते हैं कि बिना लाइट्स के भी आपने पढ़ाई करी है, लालटेन के साथ नीचे बैठकर। तो वो दौर कैसा था? आज के इस युग में अगर बात की जाए तो मैं आपसे एक मैसेज भी लेना चाहूँगी हमारे सभी यूथ के लिए कि हिम्मत ना हारने की प्रवृत्ति इंसान में होनी चाहिए कि वो अपना कुछ भी मुकाम हासिल कर सकता है। ये जानना चाहेंगे सर आपसे। देखिए, उस समय जो है बिजली की सुविधा नहीं थी जी। और सन 86 और आज जो है लगभग 36-37 साल का जो है गैप आ गया। तो जब हम मिडिल क्लास में थे या 5वीं क्लास में थे तो उस समय जो है गांव में सिर्फ लालटेन थी जी। जो आजकल जो है जैसे हम चौकी ढाणी में देख सकते हैं या कुछ जगह में देखने को मिलती है। लालटेन के बाद में थोड़ा सा अगर अपग्रेड जाए तो फिर एक लैंप आ गया था। उसका कांच एक दिन चलता था, फिर हम उसको कपड़े से साफ करते थे। लेकिन उस समय जो पढ़ाई का था उसमें जो हमारे सरकारी स्कूल थे, अब तो प्राइवेट स्कूलों को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी बिल्कुल सर। और पढ़ाई के साथ साथ वहाँ जो संस्कार हमें मिलते थे वो आज भी हमारे जीवन में जो है पूरा प्रकाश फैलाए हुए। उस समय की पढ़ाई में और पढ़ाई में काफ़ी अंतर है, ये आप देख रहे हैं। तो उस समय जीवन काफ़ी कठिन था, लेकिन उस समय एक प्रेम भाव बहुत ज़्यादा था
और जैसे हम 8 भाई बहन हैं जी। अभी जो है एक एक 2 भाई बहन होते हैं, तो 8 भाई बहनों को भी आज से ज़्यादा प्यार मिलता था। बिल्कुल। क्योंकि गांव में बहुत सी सुविधाएं, जैसे आपके दूध की, दही की, ये सारी सुविधाएं जो है गांव में मिलती थी। उस समय के खान पान में अब में बड़ा अंतर है। उस समय गेहूँ खाने के लिए नहीं होता था जी। अभी जो सन 2023 जो है मिलेट्स ईयर मना रहे हैं हम। बिल्कुल। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आपके अमेरिका गए थे, वहाँ भी वो भोजन परोसा गया। जी जी जी। तो उस समय तो हमारा वो मुख्य भोजन था। बिल्कुल। जैसे बारले है, जौ खाने में आता था, बाजरा खाने में आता था। तो ये सारी चीज़ें जो है पूर्णतः शुद्ध मिलती थी। उसमें जो है खाद बहुत कम प्रयोग होती थी। खाद प्रयोग होती थी आपकी गोबरी खाद, आपकी कंपोस्ट, ये खादें प्रयोग होती थी। जी। अब आज हम यूरिया, डीएपी, केमिकल यूज़ कर रहे हैं। तो केमिकल की वजह से जो हमारा उत्पादन है उसमें थोड़ा गुणवत्ता में गिरावट आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय के जीवन और अब के जीवन में जो काफ़ी भिन्नता है। काफ़ी संघर्षशील था लेकिन काफ़ी खुशी भरा था, अच्छा था। जी 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 जी। और ये सब बातें हम आपसे सीख भी रहे हैं, किस तरीके से आपने संघर्ष किया और आज आप इस मुकाम पे हैं। आज हमारे पास में सारी सुविधाएं हैं तो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की कमी लगती है। लेकिन अगर उस वक्त में, उस दौर में हम देखा जाए कि किस तरीके से आप सब लोग मेहनत करके इस मुकाम पर हैं, तो ये बात बड़ी ही सराहने वाली है सर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सब जानकर कि आपने इतना संघर्ष करा और आज आप इस पद पे क्रिप्को के अंदर डेजिग्नेटेड है। जानना चाहेंगे सर, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कैसी थी, कहाँ थी? क्योंकि फर्स्ट पोस्टिंग हम सभी को बड़ी प्यारी होती है और याद रहती है। काफ़ी चैलेंजेस भी हम फेस करते हैं क्योंकि नए नए हम कहीं लगे होते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, मैंने 1985 में जो है कृषि स्नातक किया, बीएससी एग्रीकल्चर किया जी। और उसके बाद 10 अगस्त 1986 को मैंने क्रिप्को ज्वाइन किया जी। जिस समय मैंने क्रिप्को ज्वाइन किया उस समय मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे। जैसे एमएससी एग्रीकल्चर उस समय बड़ा प्रेस्टिजियस था, पीजी करना। जी। तो पीजी में मुझे जो है जोबनेर और उदयपुर दोनों जगह एडमिशन मिल गया। जी। इफ़को भी एक बहुत बड़ा नाम है। क्रिप्को से पहले इफ़को का नाम है, तो इफ़को में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, क्रिप्को में भी सिलेक्शन हो गया। जी। और एक उस समय बीएससी एग्रीकल्चर को 2nd ग्रेड टीचर लगाते थे डायरेक्ट। जी। बीएड बाद में होती थी। ओके। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पास कई ऑप्शन थे लेकिन अंत में जो है आर.के. चौधरी साहब इफ़को मार्केटिंग डायरेक्टर थे जो हमारे रिश्ते में थे। जी। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप क्रिप्को ज्वाइन करें, क्योंकि क्रिप्को का रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त 1986 को हुआ। जी। ये सहकारिता के क्षेत्र में आज बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। आप इफ़को है, क्रिप्को है। क्रिप्को का पूरी दुनिया में जो है 5वां स्थान है सहकारिता में। जी। जी। और हमारे देश में जो है 3रा स्थान है। जी। तो मुझे एक ऐसी संस्था में काम करने का मौका मिला कि क्रिप्को में आने के बाद मैंने मुझे दूसरी जगह अवसर भी मिले लेकिन मैंने जाना उचित नहीं समझा। जी। उसके पीछे मैं कारण दर्शकों को और आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। हाँ जी सर। कि हमारा सारा संपर्क जो है प्रतिदिन किसान से था। बिल्कुल। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है अभी हमारी दुनिया में अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। जी। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इसकी डेली बात हो रही है। बिल्कुल सर। उसको 3रे नंबर पे अर्थव्यवस्था लाने में माननीय प्रधानमंत्री महोदय सरकार भरसक प्रयास कर रहे हैं। जी। तो उस अर्थव्यवस्था को अगर 3रे नंबर पर लाना है तो हमें कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एकदम सही। आप ये देखें कि हमने कोरोना काल बिताया अभी पीछे 2-3 साल तक कोरोना का समय था। जी। और कोरोना काल में जो भी देश के विकास के मानक हैं, जैसे आपकी सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रीज है या प्रोडक्शन है, जी। उनमें सब में गिरावट थी। बिल्कुल। एक ऐसा सेक्टर था एग्रीकल्चर जिसमें 2.5% की ग्रोथ थी, वृद्धि थी। बिल्कुल सर। गांव के लोग शहरों में चले गए थे, कोई ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा था, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था। कोरोना में वो फैक्ट्रीज बंद हुई तो गांव के लोग वापस गांव में आ गए। बिल्कुल। और गांव में आने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं लाखों किसानों से जुड़ा हुआ हूँ और दिन में भी कभी समय ऐसा बीतता नहीं थी, किसानों से बात होती रहती है। जी। तो जो लोग बाहर गए थे उनका गाँव में मन लग गया और उन्होंने गाँव में खेती की। और आप ये देखिए कि कभी हमारे देश में अनाज उत्पादन बहुत कम था और गेहूं की कमी थी। जी। आप बात करें सन 1965 में जब वार हुआ था, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो
शास्त्री जी ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन का उपवास रखाया था जी, उसके पीछे देश में अनाज की कमी थी, ये लॉजिक। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है कि हमारे देश का जो विकास की बात करें, हमारे देश का विकास का रास्ता गांव के अंदर से होकर गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं, लगभग 5 लाख से ज़्यादा गांव पूरे देश में हैं। जी, तो कितना बड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितनी लैंड है। जी, आप ही देखें कि अभी पिछले दिनों लंका में खाने की प्रॉब्लम आई, जी, भारत ने अनाज दिया। बिल्कुल सर। आप ये अफ्रीकन कंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है, जी, हम जो है उसमें हमारी सेना भी है, हम अनाज भी दे रहे हैं। जी, तो आज जो हमारे देश में जो भी विकास हुआ है, तरक्की हुई है, उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। और कृषि की बात करें तो किसान, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात एकदम आप सही कह रहे हैं। और हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन में भी एक किसान का बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ये बात एकदम सही है। सर, आप क्रिप्को में हैं और काफ़ी समय से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे दर्शक आपसे समझना चाहेंगे कि किसानों के हित के लिए किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। देखिए, क्रिप्को की स्थापना जो रजिस्ट्रेशन जो है वो 1980 में मतलब क्रिप्को का रजिस्ट्रेशन हुआ एक सहकारिता अधिनियम के तहत। उस समय जो है इफ़को पहले से कार्य कर रही थी जी, और इफ़को का कार्य बहुत अच्छा था जी, तो सरकार ने ये तय किया कि क्यों नहीं इफ़को जैसी एक और संस्था जो किसानों के बारे में सोचे, किसानों की मदद करे और खड़ी की जाए। जी, उसको ध्यान में रखते हुए 1980 को क्रिप्को की स्थापना हुई और क्रिप्को का यूरिया बनाने का बहुत बड़ा प्लांट जो है अजीरा, जो विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है जी, 1 सेकंड में 1 बैग यूरिया का बन करके तैयार हो जाता है। बिल्कुल। क्रिप्को जो है कृषि आदान सहकारिता के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराती है। जी, ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ पूरे देश में हैं जी, और उनको कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराने के लिए हम लोग एडवांस में प्लानिंग करते हैं। जैसे अभी आपका रबी सीजन आएगा आगे, अभी खरीफ चल रहा है, खरीफ, हाँ, तो खरीफ में जो भी कृषि आदान यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट बीज जो भी किसान को चाहिए जी, वो हम गांव स्तर पर उपलब्ध करा दें यहाँ से। और अभी जो हमारी एडवांस योजना चल रही है वो ये चल रही है, आगे रबी सीजन आएगा आपके जैसे कि गेहूँ का, हाँ, उसके लिए हम जो है एडवांस में स्टॉक वहाँ ले जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कृषि विभाग है राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का, जी, कौन से राज्य में कितना खाद लगता है, कौन से महीने में आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप लगातार जो है योजनाएं बनती रहती हैं। जी, और मैं आपकी जानकारी मिला दूं कि हर महीने जो है भारत सरकार उर्वरक का आवंटन करती है। भाई क्रिप्को जो है, इफ़को जो है कितना खाद राजस्थान में देगा, कितना हरियाणा में देगा, कितना पंजाब में देगा। जी, इसी तरह वहाँ से आवंटन होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने जो है एक स्टोरेज योजना राजस्थान में लागू कर रखी है। जी, उसमें एडवांस स्टॉकिंग में सरकार जो है पैसा देती है और किसानों के लिए मतलब गांव स्तर पर जहां किसान को चाहिए वहां उर्वरक की उपलब्धता लगने से पहले सुनिश्चित कर दी जाती है। जी, इसी तरह बीज की व्यवस्था है। जी, क्रिप्को इसके साथ साथ जो है तकनीकी ज्ञान, आप ये देखिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ साइंटिस्ट हमारे जो साइंसदान हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, नई वेराइटीज़ ईजाद कर रहे हैं, जी, और कितना खाद देना है, कब पानी देना है, ये सारी चीज़ें जो लैब के अंदर जो रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में, जी, वो लैब टू लैंड, मतलब उसको जहाँ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उसको किसान तक ले जाना, जी, उस रूट में क्रिप्को का बहुत बड़ा योगदान है। जी, उसको करने के लिए हम जो है किसान सभाएं करते हैं, किसानों के मेले लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, क्रॉप सेमिनार करते हैं, जी, और डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं। मान लीजिए कोई नई वैरायटी आ रही है तो पुरानी वाली नई वाली दोनों को बराबर लगाते हैं, जी, और वो किसान को दिखाते हैं कि नई कितनी अच्छी है, पुरानी में क्या है, नई में क्या है। उसके बाद में जब फसल पक जाती है तो आसपास के सारे किसानों को वहाँ इकट्ठा करके कार्यक्रम करते हैं, उसमें उस वैरायटी के बारे में और सारी चीज़ें किसान को बता के वो तकनीकी ज्ञान किसान को वहीं उपलब्ध कराते हैं। जी, जी, काफ़ी वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन है सर ये, और इससे किसानों को भी काफ़ी मदद मिल रही है। ये बहुत ही सराहने वाली बात है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ग्राउंड लेवल से लेकर एंड टू एंड किसानों को हर तरीके की सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके लिए पूरा नेटवर्क है हमारा। जी, हर जिले मुख्यालय पर है हमारा फील्ड अफसर है जो हाईली एजुकेटेड है एग्रीकल्चर से, या तो BSc एग्रीकल्चर है, MSc एग्रीकल्चर है,
वो लगातार जो है पूरे महीने का प्लान जो है अंत में बन जाता है, अगले महीने क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कहाँ कहाँ होंगे। जी, जी, जी। फिर हमारी पूरी टीम हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है। जी, जी, जी। उस कार्यक्रम में मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी आप याद करें कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड लॉन्च किया था सूरतगढ़ से। बिल्कुल बिल्कुल सर, सूरतगढ़ से लॉन्च किया था जी। उसके तहत, हालांकि हम इसमें पहले भी काम कर रहे थे, क्रिप्को की एक बहुत बड़ी लैब है दिल्ली में जी। एक सेंट्रलाइज लैब है, पूरे देश के सैंपल वहाँ जाते हैं और उनका टेस्ट होकर के, और जो ज़मीन में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है जी। और आगे हम कौन सी फसल बोएंगे उसमें क्या आवश्यकता है। जैसे आप अगर कोई हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं तो उसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जी। अगर आप कोई देसी बीज लगा रहे हैं या प्रमाणित बीज लगा रहे हैं तो उसमें खाद की कम आवश्यकता पड़ती है जी। कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे जौ में खाद की कम आवश्यकता पड़ती है, गेहूं में खाद की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, बिट्टी कपास अगर लगाएं तो उसमें और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण जो कार्ड है जो हर किसान को जो है दिया जा रहा है जी। अभी भी काफ़ी काम हो रहा है। जिन लोगों के पास नहीं है उनके पास जा रहा है, वो सैंपल हम इकट्ठे करवाते हैं, सैंपल इकट्ठे करवा के हमारी लैब में जाते हैं जी। और वहाँ से किसान को ऑनलाइन भी रिपोर्ट देते हैं और मैनुअल फिजिकली भी रिपोर्ट देते हैं। तो पूरा प्लानिंग टिल कोऑर्डिनेशन टिल कंट्रोलिंग से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। जी जी सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर ये सब जान के कि किस तरीके से किसानों की क्रिप्को मदद कर रहा है। 9 अगस्त हम लोग विश्व आदिवासी दिवस सर मनाते हैं, जिसमें जो आदिवासी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये दिवस मनाया जाता है। और आपने भी काफ़ी अपना योगदान दिया है डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासियों के लिए, तो जानना चाहेंगे सर वो आपका योगदान क्या था, किस तरीके से आपने मदद करी? देखिए, ग्रामीण विकास ट्रस्ट है एक क्रिप्को का जी, ग्रामीण विकास ट्रस्ट, जो हमारे आदिवासी जिलों के लिए, विशेषकर आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए। जी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में उनके विकास के लिए जैसे गांव को गोद ले रखा है क्रिप्को ने, वहाँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ साथ गांव के ग्रामीण विकास के लिए भी वहाँ की कोई स्वास्थ्य सुविधा है, वहाँ कोई स्कूल में पानी की पीने की व्यवस्था है, या स्कूल में कहीं बच्चों के लिए पंखे नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति की बात है, ये सारे काम हमारे वहाँ कंटिन्यूस अलग डिपार्टमेंट है उसमें चलते रहते हैं। ओके। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है वो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, नीड बेस्ड प्रोग्राम है वो। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोग्राम है यही करना है, ऐसा नहीं है, वहाँ की नीड क्या है उसके बेस्ड हमारे वहाँ कार्यक्रम है। तो उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है जी। और वहाँ का जीवन स्तर इससे जो है काफ़ी अच्छा सुधरा, और हम भी इस बात से बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं कि हम ऐसा कार्य वहाँ कर पाए। जी जी जी। आपकी जो धर्मपत्नी है उनका भी काफ़ी योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो भी हम जानना चाहेंगे सर किस तरीके से उनका सहयोग रहा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके आगे नाम लूँगा मेरे माताजी का और पिताजी का। जी, जी, जी। मेरे पिताजी जो है एक किसान वर्ग से थे, खेतीबाड़ी करते थे। जी। अभी उन्होंने हमें तीनों भाइयों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद अच्छी शिक्षा दिलाने के बाद जो है उन्होंने अच्छे संस्कार डाले। जी। आप ये देखें कि दिन में हम स्कूल में होते थे, सुबह से हम खेत में भी काम करते थे, उसमें मैनुअल काम था, अभी तो ट्रैक्टर आ गए, उसमें हाथ से दरांती से पूरा काम था। तो माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिया और जो शिक्षा दी उसकी वजह से फिर जो है वो ज़माना कुछ और था, अभी तो बच्चे एक दूसरे को देखते हैं फिर शादी होती है। जी। हमें तो सिर्फ ये बताया गया कि आपका रिश्ता कर दिया गया, पढ़ाई के समय में कर दिया। जी। हमने रिक्वेस्ट की भी आप अभी मत करो, कर दिया, शादी भी हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि मेरी धर्मपत्नी ने किस तरह घर के काम को, जी। बच्चों की पढ़ाई को, और किस तरह मेरा पूरा जीवन बदल दिया। उनका नाम बिमला देवी है। जी। और 10 से 15 बच्चों को उन्होंने जो है अपने पास रख करके, किसी को 2 साल का लिया है, किसी को 3 साल का लिया है। मेरे तीनों भाइयों के बच्चे, परिवार के बच्चे, हाँ जी हाँ जी, मेरे सिस्टर के बच्चे, वो सारे उनके पास ही पढ़े। वो पढ़ करके आज जो है वो एक भतीजा मेरा लेबर कमिश्नर है, भतीजी डॉक्टर है, मेरी बेटी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है दुबई में। और वो UNO WHO में सब जगह जो है उसके पेपर पब्लिश हो चुके हैं, उसके लेक्चर हो चुके हैं जी। और अभी भी हमारे देश में जो है उसने जो PhD की है वो कालबेलिया नृत्य पर की है। तो कालबेलिया हमारा समाज है जी।
उसको कैसे आगे डेवलप करना है, ओके। वो कल्चर हमारा कैसे बनाए रखना है, जी उस पर उसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD की है। जी ग्रेजुएशन उसका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ। जी और एक भतीजा मेरा लेबर कमिश्नर है जी जो आपकी UPSC से सेलेक्ट हुआ। हाँ हाँ एक मेरा भांजा है, एक टीचर है, एक बैंक में। सब बच्चे मेरी धर्मपत्नी के पास जी, पढ़े। उनका ये बहुत अच्छा योगदान रहा और सब बच्चों की स्टडीज में और कि उन्होंने कहीं ना पढ़ाई कहीं के साथ settle है। साथ जो है उन बच्चों को इतना सुसंस्कारित किया, जी संस्कार दिए। क्योंकि वो बच्चे 24 घंटे तो उनके पास रहते थे, हम तो ऑफिस चले जाते हैं। तो आज सब बच्चे जो है माँ बाप के पास बाद में जाते हैं, उसके पास पहले आते हैं। अभी वो कभी दुबई जा रही है, कभी वो आपके पांडिचेरी जा रही है घूमने के लिए, बच्चे टिकट कराते हैं। मतलब जी, जी, एक जो किसी भी सदस्य का हमारे परिवार में जो आगमन आता है, जी आना होता है, हाँ वो कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है, बिल्कुल। ये जीता जागता उदाहरण जो है मेरी धर्मपत्नी। जी 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 तो उन्होंने बड़ा अच्छा बच्चों को, परिवार को संभाला। और यही नहीं, जो उन्होंने मेरे माँ बाप की जो है, उसके जो दूसरे बहन है वो भी मेरे बड़े भैया को हैं। जी तो जो बड़े वाली हैं उनका कृष्ण नाम है, जी उन्होंने मेरे माँ बाप की बड़ी सेवा की। जी जी हाँ, वो गांव में सेवा करते थे और वो पशु रखते थे, हमें पूरा घी वगैरह सब देते थे बच्चों के लिए। जी तो हमारा एक संयुक्त परिवार है, अभी भी वो प्रथा चल रही है। जी और ये जो भी तरक्की हुई है, ये हमने प्रगति की है, ये माँ और बाप के संस्कार से, और जो संयुक्त परिवार प्रथा है उसका हमें बड़ा फायदा मिला। जी बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं सर। जैसे महिलाओं के पीछे घर चलता है, वैसे ही किसानों के पीछे हमारा देश चलता है। तो महिलाओं की जो रिस्पेक्ट है वो सर्वोप्रिय है हम सभी के लिए, और हमारा भारत देश करते भी हैं, महिलाओं को बहुत आदर भी यहाँ पर दिया जाता है। और हम सैल्यूट करते हैं सर आपकी जो वाइफ हैं उनको, कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाया और उनको इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए। और आपका आशीर्वाद, आपके जो मम्मी पापा का आशीर्वाद आप पे हैं, तो उनकी बदौलत आज आप इस पद पे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है सर। किसानों के साथ साथ सर आपने महिलाओं के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी काफ़ी कार्य करे हैं, तो वो आपसे जानना चाहेंगे। पहले मैं महिलाओं के बारे में बात करूं। हाँ जी। मेरी बेटी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, अभी भी उसने जी 2 बच्चे हनुमानगढ़ में, हाँ उनका पूरा पढ़ाई का परवरिश का खर्चा वो वहन कर रही है। जो गरीब बच्चों को 2 को, उनकी पूरी पढ़ाई जो है, जब तक वो सक्सेस हो जाएंगे, जॉब लग जाएंगे या अपने बिजनेस में चले जाएंगे, तब तक वो उन बच्चों को पढ़ा रही है। सो नाइस सर। इसी तरह मैं आपको एक ऐसा वाकया आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। एक लेदरमेर एक गांव है राजस्थान में, भीनमाल के पास, जी जालोर जिले में। जी वहाँ एक बड़ा किसान गरीब परिवार है, उसमें एक दिव्यांग बच्ची है जी जो कि पैरा वॉलीबॉल में जो है विदेश जाना चाहती थी। ओके। पहले तो उसकी यहाँ जो प्रशिक्षण था उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। जी तो हमने लगभग 50,000 रुपये उसको जाके डोनेट किए क्रिप्को की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से। जी और इसमें हमारे डायरेक्टर जो है उनका परेश भाई पटेल साहब, उनका बड़ा योगदान रहा। जी उन्होंने वो पैसे, क्योंकि ये पैसा लाइन से हटके था, एग्रीकल्चर में हमारे पास बजट है, कोई दिक्कत नहीं, जी 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 लेकिन ये लाइन से हटके था, तो उन्होंने जो पैसा मंजूर कराया। उसके बाद में उस बच्ची को कजाकिस्तान जाना था खेलने के लिए, पूरी नाम है उसका, पूरी जी। तो कजाकिस्तान के लिए उसके पास पैसा नहीं था, फिर हमने उसको जो है उसकी टिकटें कराई, कजाकिस्तान के लिए पैसा दिया। और आज वो बच्ची जो है वो, उसकी फाइल दिल्ली में, अभी वो जॉब लग जाएगी जी। और उस परिवार में हम जब गए थे तो आप ये देखेंगे कि कच्चे मकान और खेत में मकान था जी। तो सारी चीज़ें देख के दुख भी हुआ, लेकिन खुशी भी बहुत हुई कि वहाँ तक जाना और वहाँ जा कर के इस तरह सहयोग करना। जी। हालांकि माध्यम तो ये संस्था क्रिप्को है, इसके माध्यम से है जी। लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटी क्रिप्को से जो मिली उसको हमने खूब अच्छे से इनकेस किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे काम। इसी तरह आप देखेंगे महिलाओं के लिए हमने गांव में जो है हजारों स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाए। आप पीछे अगर जाएंगे ना तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देता। गांव में महिलाओं को कोई तकलीफ होती थी, वो इंतजार करती थी जब तक उसका अंतिम सांस नहीं निकल जाए। बिल्कुल। लेडीज डॉक्टर तो पहली बात तो शहरों में थे ही नहीं, बहुत कम थे, और गांव में कहाँ उपलब्धता थी उनकी जी। और महिलाएं बताती भी नहीं थी। हमने, आप ये देखिए कि सिर में जो है ये बालों में कुछ वो क्या ढेरे बोलते हैं या जू बोलते हैं, अगर इनको देसी भाषा में बात करें, उसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जी। तो हमने जो है कृषि विज्ञान केंद्र
था हमारे एक संगरिया, उसमें एक डॉक्टर थे, मुझे नाम तो याद नहीं, तो उन्होंने जो है महिला थी वो, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रशिक्षण जो है गांव में दिया जी। इसके अलावा हम डॉक्टर ले जाते थे गांव में, महिलाओं के लिए लेडीज़ डॉक्टर जी। उनका स्वास्थ्य परीक्षण कैंप करवाते थे, उनका कार्ड बनवाते थे, और जो ज़्यादा गरीब थे उनको क्रिप्को की तरफ से हम निःशुल्क दवाइयाँ भी देते थे। तो महिला स्वास्थ्य में भी हमने काफ़ी काम किया। इसी तरह पशुओं के स्वास्थ्य की भी अगर बात करें, क्योंकि जिस पशु का हम दूध काम में ले रहे हैं उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, दूध घी हम सब लेते हैं। तो पशुओं के जो डॉक्टर हैं उनके हमने सैकड़ों हज़ारों कैंप जो है अब भी लग रहे हैं हमारे जी। हाँ, एक ये लगातार एक प्रक्रिया है, हमने कई कैंप लगाए और पशुओं के वैक्सीनेशन कराया, और जो जो आवश्यकता थी वहाँ की उसके अनुरूप हमने क्रिप्को की तरफ से कार्य किया जी। मैं ये बता दूं कि इन कामों के लिए बजट की हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है जी। हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, जो झांसी से सांसद थे पहले, फिर राज्यसभा से रहे, वो हमारे अध्यक्ष हैं। हमारा जो बोर्ड है उसमें इन कामों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है जी। कोई भी सुविधा होती है, बजट की बात आती है तो अलग से बजट मिल जाता है। इसके अलावा हमने जो है बच्चों के लिए अलग से डॉक्टर्स की व्यवस्था की, बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाए जी। पशुओं के लिए लगाए, महिलाओं के लिए लगाए, और ये जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कार्ड लॉन्च किया था, ये काम हम सन 1986 से कर रहे हैं जी। हम जब डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं तो उस खेत की पहले मिट्टी टेस्ट कराते हैं। उसमें जैसे डॉक्टर हमारा खून जांच करता है, कोई इन्फेक्शन है या ए की कमी है, बी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, इसी तरह ज़मीन में जो है 17-18 पोषक तत्व जो पौधों को आवश्यक होते हैं उनकी पहले जांच कराते हैं। जांच कराने के बाद मिट्टी टेस्ट करा करके, और मिट्टी टेस्ट निःशुल्क होती है किसानों के लिए जी। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार ने भी काफ़ी लैब लगा रखी है, क्रिप्को भी लैब है, भारत सरकार की तरफ से मिट्टी का जो नमूना हम करवाते हैं उसका कोई चार्जेज नहीं है। तो वो जांच करवा करके फिर हम किसान को बताते हैं भी आपको यूरिया कितना देना है, डीएपी कितना देना है, सुपर फास्फेट कितना देना है, ये सारी चीज़ें जो है वो, इसलिए इनके साथ साथ जो है हमारी जो धरती माता का स्वास्थ्य है उसके लिए भी हम जो है लगातार कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्रिप्को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसानों के साथ साथ सोशल कॉज से भी जुड़ा हुआ है। ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। एक पॉजिटिव सहकारिता जो आज बहुत ज़रूरी भी है और आप उसको अच्छे से निभा भी रहे हैं, तो हम आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे से। देखिए, सहकारिता इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो अब हमारी भारत सरकार भी बहुत काम कर रही है। आप ये देखें कि अलग से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंत्रालय गठित कर दिया है जी। जिसके मंत्री सहकारिता, क्योंकि कृषि मंत्रालय तो पहले से है बिल्कुल सर, और सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों एक साथ थे पहले जी। तो कृषि में तो अच्छा काम हो रहा था, सहकारिता मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये आवश्यक समझा कि इसको अलग बनाया जाए जी। और बहुत अच्छे मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी इसके मंत्री हैं। उसके बाद जो है सहकारिता में काफ़ी काम हो रहा है, और पूरी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जो गांव लेवल की या पूरे देश, उनको सबको ऑनलाइन कर दिया है जी। ऑनलाइन करने के बाद क्या है कि आपकी कोई भी समस्या, जैसे कोई खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, या किसानों के लोन की समस्या है, तो उसमें क्विक डिसीजन होते हैं सारे के सारे बहुत तेज़ी से। तो आज के परिदृश्य में सरकार ने भी ये महसूस किया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी महसूस किया कि किसान की सेवा का सही और सच्चा जो माध्यम है वो सहकारिता है। बिल्कुल, कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को जो है सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है जी। और आप ये देखें कि अभी राजस्थान सरकार ने भी हर साल जो है गोदामों का निर्माण हो रहा है, सरकार अनुदान दे रही है, खाद रखने के लिए गोदाम बनाए जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कृषि विभाग जो है जिसमें गांव स्तर पर उनके कर्मचारी हैं। तो इफ़को, क्रिप्को और आपका कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, ये सब इनका चोली दामन का साथ है। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन है जो कि कृषि के विकास में किसान को जो भी समस्या आ रही है उसके निराकरण में सभी प्रयास रहते हैं जी। और सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसको किसान ने आत्मसात कर लिया है, क्योंकि जो सहकारिता से जो आपको जो भी आदान मिलेगी वो अच्छी गुणवत्ता की मिलेगी और सही दरों पर मिलेगी जी। और वो बिल कट करके ही मिलती है, किसान के साथ कोई किसी तरह की जो है वो
मतलब गलत बात होने का कोई अंदेशा नहीं होता उससे। इसलिए सहकारिता बहुत अच्छा है किसान के लिए। और पुराने समय में भी सहकारिता था। आप ये देखें कि गांव में कोई भी समस्या आ जाती थी तो सब लोग मिलकर के उस काम को करते थे। जी जी बिल्कुल, उसी का नाम सहकारिता है। अब इसको पेपर पर ला करके, और सहकारिता में जो भी काम हो रहा है जी, वो हर किसान का उसमें वोट है, मेंबर है उसका, फिर वो वोट लगा के डायरेक्टर बनाते हैं, उनसे चेयरमैन बनता है। तो एक तरह से ये पूरा आज इफ्को क्रिबको जो है वो किसानों की है, क्योंकि किसान जो है एक समिति में सदस्य है और समिति जो है क्रिबको की सदस्य है। आज ये संस्थाएं बनी है, इसमें किसानों का, देश की सहकारी समितियों का और सरकार का, सबका योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें जानकर किस तरीके से सहकारिता के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से किसानों की मदद की जा रही है। और क्रिबको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों के साथ साथ सोशल कॉज में भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो सर जाते जाते, क्योंकि समय की हमारे पास पाबंदी है, हम चाहेंगे एक स्वीट एंड शॉर्ट आप मैसेज दें हमारे यूथ को मेहनत से रिलेटेड। देखिए, मैं तो सभी यूथ से, युवाओं से आग्रह करूँगा जी कि हमारे देश की आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की, जी, तकनीकी ज्ञान की, और वो भी एग्रीकल्चर में अगर रिसर्च की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जी, क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लैंड है जी, तो खेती बाड़ी में जितनी भी रिसर्च होकर के किसान को फ़ायदा मिले, देश की तरक्की होगी, समृद्धि आएगी। किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। जी। इसके साथ साथ जो जल संरक्षण जो है, जी, पानी को कैसे बचाना, आप ये देखिए, पहले आपका फुहारा सिंचाई पद्धति आई, जी, जी, जी। फुहारा के बाद बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी आई, ड्रिप इरिगेशन। जी, जी, जी। मतलब जो बूंद गिर रही है वो पौधे की जड़ में गिर रही है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों पर युवाओं को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। इन चीज़ों में अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो अन्न है। बिल्कुल। और अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता हमारा किसान है। जी बिल्कुल। तो किसान को फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए। हालांकि रिसर्च हर जगह चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी से, स्पेस में भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि चूँकि किसानों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अगर सेवानिवृत्त होता हूँ तो भी किसान से जुड़ा रहूँगा, खुद एक किसान हूँ, तो मैं युवाओं से यही आग्रह करूँगा कि वो किसान के हितार्थ जो है वो रिसर्च और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस काम को आगे बढ़ाएं, जिससे जो है हमारे देश में ज़्यादा समृद्धि आई, किसान खुशहाल हो, किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे शो पर आए और हमारे दर्शकों को आपने जागरूक कराया, किसानों के प्रति आपने बहुत सी बातें करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत नमस्कार जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दोस्तों, अभी हमारी मुलाकात हुई हवा सिंह रनवा जी के साथ में, और उन्होंने हमें बताया कि किसान जो है, जो फार्मर्स हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। और हम ये चीज़ समझते भी हैं, क्योंकि अगर किसान है तो हमारे लिए खाना भी है। तो हमें उन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और तहे दिल से उन सभी को सलाम भी कि वो हमारी धरती पे इस तरीके से फ्रूट्स उगाते हैं कि आज हमारा पेट भरा रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से एक नए स्पेशल गेस्ट के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बबीता प्रधान को। देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।